अब आपकी साइड पे भी हम जब बात करते हैं, हमने न्यूरोजेनिक की तो बात कर दी, लेकिन अब टांग में अब और क्या पीछे बच गए, मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं, मसल्स और वो आपकी जॉइंट्स है। टेरिटरी है। अब वो भी बड़ा पेन का कॉज है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बहुत ज्यादा पेन की काजेज में ये आती है। मस्कुलर तो आपने जैसे बता दिया ना, जो क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं या इस तरह की चीजें हो रही है, तो वो वेस्कुलर रिलेटेड भी हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। कुछ फटीग रिलेटेड भी होती हैं, कोई अगर बहुत ज्यादा कोई इस तरह की एक्टिविटीज करने वाला बंदा है, जो ऑफ एंड ऑन करते हैं। हमारे पास यंग लोग आते हैं, खासतौर पे मैं तो लाहौर की बात करूंगा ना, कि डॉक्टर साहब असी इतवार दे इतवार खेडने हैं। वो जो इतवार दे इतवार खेडने उनको भी मस्कुलर पेन, स्प्रेन्स, रप्चर्स, ये चीजें हो रही होती हैं एज कंपेयर्ड के जो रेगुलर अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन उसमें मैं रिकमेंड यही करता हूं कि हमारे जो यंग, खास तौर पे यंग लॉट है, कि अगर वो मस्कुलर एक्टिविटी के लिए उन्होंने वंस अ वीक या वंस इन फोर्टनाइटली भी करना है, तो वार्म अप को अपनी रूटीन की वो करें। दूसरा ये है कि डेली कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी जरूर रखें। सर, ये भी ठीक जो है। मस्कुलर स्प्रेन्स होती हैं या मस्कुलर पेन्स होती हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए पेशेंट? एक तो आपने बता देना कि फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल वो करें। एक्टिविटीज है। अब हो गया, अब क्या करना है? जो मस्कुलर स्प्रेन हैं, या इसके जो जिसे हम स्पैज्म कह देते हैं ना, मस्कुलर स्पैज्म है, उसमें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उस वक्त इमीडिएट फिजियोथेरापी करने की कोशिश नहीं करनी। फिर वही बात आ जाती है कि आप उसको ओवर स्ट्रेच नहीं करने की कोशिश कर रहे। दूसरा, इनिशियल स्टेज पे आइसिंग इज द बेटर ट्रीटमेंट इन कंपैरिजन टू कि आप उसको वार्म फर्मेंटेशन शुरू अब कर ये दें। बहुत बड़ा सवाल होता है, बहुत ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि जी ठंडा लाना है कि गर्म लाना गर्म है, लाना और केड़ी है करनी है, बस। ठंडी के गर्म। ये इनिशियल अच्छा किया स्टेज आपने पे बता दिया। इनिशियल स्टेज पे जो रिकमेंडेड है, इवन अगर आप कुछ स्पोर्ट्स भी देख रहे होते हैं, जैसे फुटबॉल, सॉकर के आप मैचेस देखते हैं, या इवन क्रिकेट में भी, अगर कोई इंजरी होती है तो इमीडिएट जो उनका फिजियो है ना, वो भागता हुआ क्या लेकर आता है? आइस पैक। कि वो पहले आइसिंग करनी है। आप चाह रहे हैं कि अब ये स्वेलिंग ना हो। मसल तो रप्चर हो गया या उसमें स्प्रेन आ गया या जॉइंट के अराउंड स्प्रेन हो गया, अब आप चाह रहे हैं कि स्वेलिंग ना हो, क्योंकि स्वेलिंग होगी तो टिश्यू स्ट्रेच होगा, पेन बढ़ेगी, टिश्यू डैमेज बढ़ जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको अब हम इधर ही फ्रीज करें, ताकि ये कम से कम स्वेलिंग की तरफ जाए। जितनी स्वेलिंग कम होगी, उतना उसका जो लॉन्ग टर्म डैमेज इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन वंस फॉर ऑल क्लियर करनी चाहिए कि स्पोर्ट्स इंजरीज या किसी भी इंजरी के बाद गर्म टकोर नहीं करनी। हल्दी भले से लगा लें, लेकिन करनी ठंडी टकोर है। बस बिल्कुल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। अब जो दूसरी चीज ओल्ड एज के हिसाब से आ जाती है, जो कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट नी जो लेग पेन की काज है, वो नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और साथ है वो ओवरलैपिंग इस तरह होते हैं कि दोनों की ऑलमोस्ट जो नर्व सप्लाई है ना, वो एक ही जगह पे ओरिजिनेट कर रही होती है। ठीक है। तो कई दफा जो हिप पेन, एंड आई हैव सीन केसेस, मैं आपको यानी आई कैन फिगर इट आउट कि भाई कितने केसेस होंगे जिनमें प्रॉब्लम नी में चल रही थी, पेशेंट हिप पेन के साथ ही आपके पास आया है। पोस्चरल भी इश्यूज होते हैं ना, पोस्चर खराब हो जाता पोस्चर है, खराब वो हो जाते हैं। उसकी वजह से लोड ज्यादा पड़ रहा है। हिप में प्रॉब्लम चल रही थी, तो पेशेंट आपके पास नी पेन की, क्योंकि ये रेडिएटिंग पेन है। हिप की पेन नी में रेडिएट करेगी, कई दफा नी की पेन हिप में रेडिएट कर रही होती है। तो वो ओवरलैपिंग फैक्टर की वजह से, तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आपके पास जो नी पेन का पेशेंट आता है या हिप पेन का पेशेंट आता है, इट्स बेटर टू एग्जामिन द अदर जॉइंट। मैंडेटरी। सर देखें ना, मेरे पास भी आते हैं पेशेंट, तो उनका एक बड़ा ये होता है कि जी हम नीचे नहीं बैठ सकते। हाँ, और वो प्रॉब्लम कहाँ कर रहे होते हैं? इधर हिप में। अब वो ओवरलैप कर रही होती है, जिस तरह आप बता रहे हैं नी पेन के साथ भी, इधर भी इशू है। दूसरा वो न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन के साथ भी ओवरलैप कर रहा होता है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो देखने के लिए। इसलिए ये कई दफा जो हमारे पास यानी हम या मेरी जो सीआर है वो भी कई दफा बता रही होती है, पेशेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि जी ऑनलाइन हमें हर चीज बता दें। अब ये जो हम 4-5 चीजें हमने बताई हैं, इनको एग्जामिनेशन के बगैर रूल आउट नहीं किया जा सकता। यानी मैं, आप ये बताएं ना, मुझे एक पेशेंट आता है कि उसकी क्वेरी आती है कि जनाब मुझे लेग पेन है, तो गिव मी ट्रीटमेंट।
सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफा हमारे लिए। सर उस पर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा इस बात को, आपके इस पॉइंट को। बहुत सारे काफ़ी अर्सा जो था ये पेशेंट्स के मैं डायरेक्ट खुद मैं कॉल्स को 2-2.5 साल में खुद सुनता रहा हूँ। अब उस पर उनको भी आप पता लगे जी डॉक्टर साहब खुद बात कर रहे हैं, तो वो जी अब बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना कि यार देखें जब तक आप मेरे पास आएंगे नहीं, मैं एग्जामिन अब लेग पेन के साथ आ रहे हैं, मैं वेस्कुलर सर्जन हूँ, मैं पूरी ऑर्थोपेडिक जो आपकी एग्जामिनेशन करता हूँ, बिल्कुल हिप जॉइंट देखता हूँ, मैं नी जॉइंट देखता हूँ, मैं वेसल्स देखता हूँ, मैं बहुत सारी चीज देखता हूँ, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर बैक देखता हूँ, स्पाइन की पूरी एग्जामिनेशन, लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन स्पाइन और वेस्कुलर के बगैर हो ही नहीं सकता। तो वो करता हूँ, वो करके फिर उनको बताता हूँ कि भाई आपका ये इशू है, ये मैं रिजॉल्व करूंगा, और इसके लिए ये इसके लिए डॉक्टर के पास जब मैंने देख लिया है, जिस तरह फॉर एग्जांपल वेन्स का कोई इशू है या आर्टरीज का कोई इशू है, तो मैंने खुद बैठ के अल्ट्रासाउंड करने हैं उनके, खुद करने हैं, खुद देख के मैपिंग्स करनी है, वेन्स कहाँ से गुजर रही हैं, आर्टरीज के कहाँ पे क्या सिचुएशन है, फिर उसके मुताबिक डिसाइड करने के भाई इसको मैंने किस तरह कह रहा हूँ कि अब ये सारी चीजें ना फोन के ऊपर बता देना, लो जी ये जादू की डायग्नोसिस, मैं वो कह रहा हूँ कि डायग्नोसिस करने के लिए और फिर मैनेजमेंट प्लान देने के लिए ये सारा एग्जामिनेशन जरूरी है। देखिए भले आप कहीं से भी वेस्कुलर सर्जन के पास आपने जाना है, आपने ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, आपने स्पाइन के पास जाना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने वंस विजिट जरूर करना है, डेफिनेटली दिखाएं वो, ताकि आपके डायग्नोसिस तक पहुंचे। एक दफा चीज डायग्नोज हो जाती है, फिर आता है उसका मैनेजमेंट प्लान, फिर ट्रीटमेंट का ऑप्शन आता है। बिल्कुल तो वो जो जैसे आप कह रहे हैं कि वो जादू की जप्पी या जादू की टिक्की जो है ना, वो नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। बिल्कुल नी पेन के साथ हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये बड़ी कॉमन हमारे पास एक क्वेरी आती है कि जी अच्छा डॉक्टर साहब मैं फलाने डॉक्टर साहब को गया सी, उन्होंने कहा जी गोडा तब्दील होना है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ गोडे तब्दील करते हो तो कितने पैसे लेंदे हो? यानी ये वो क्वेश्चन है जो कि एट द एंड ऑफ डिस्कशन आ सकता है, ये एट द स्टार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं हो सकता। ठीक है कि मैं उन डॉक्टर साहब की डायग्नोसिस को या उनकी ट्रीटमेंट प्लान को चैलेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी अब उसमें ऑप्शंस हमारे पास इतने ज्यादा हैं कि कौन सा जॉइंट रिप्लेस होना है, इम्प्लांट कौन सा लगना है, उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होनी है, उसके पेशेंट के जहन में भी हजारों क्वेश्चंस हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ यानी जिसे कहते हैं ना ओवर सिंप्लीफाई भी अगर मैं करूं, तो उसमें जो एक मोटी चीज है वो ये है कि हमारे पास इम्प्लांट कौन सा यूज होना है, फिर उसके बाद उसकी जो मोटी कॉम्प्लिकेशन है वो एक है और वो है इन्फेक्शन। तो इसलिए ये फोकस करना कि जस्ट प्राइस इज द ओनली लुक आपका कंसर्न हो कि यार वो सस्ते च कर रहे हैं तो वो महंगे च कर रहे हैं, तो वो फिर सस्ता रोए बार बार वाला काम नहीं होना चाहिए। क्वालिटी पे ये ऑपरेशन ऐसे हैं कि जिसमें क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। असल में जो लोगों के समझने वाली बात है ना, आपके पॉइंट पे भी मैं एक पॉइंट बताता हूँ, अपने भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि बोन में अगर इन्फेक्शन हो गई जी, तो वो आपको एम्पुटेशन, टांग कटने तक, बाजू कटने तक लेके जाए ही जाएगी। आपको प्रॉब्लम जस्ट लाइक ए कैंसर हो गई, खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही हटाई जा सकती है कि कंप्लीट हटा दें, खत्म नहीं हो सकती। और इम्पोर्टेंट है पहला ऑपरेशन। हाँ, फर्स्ट ऑपरेशन इज द लास्ट ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन इज द लास्ट ऑपरेशन जी। उसमें अगर आपने ये कर लिया कि जी मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ कि जी कॉम्प्रोमाइज कर दें, कुछ कर दें, हॉस्पिटल माड़े में कर दें, इम्प्लांट माड़ा लगा दें, भाई उसकी इन्फेक्शन हो जानी, प्रॉब्लम्स आप नहीं फेस करेंगे, डॉक्टर तो कर ही देगा। फिर वही जो बात मैंने स्टार्ट में की थी, हमारे पास एक ही चीज होती है, क्रेडिबिलिटी। हाँ, उसको हम कोई भी किसी भी मतलब किसी भी अमाउंट ऑफ मनी के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी हम खराब नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे ही नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब जब दूसरा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अब उनके भी यही कंसर्न्स होते हैं। डेफिनेटली हम पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इकोनॉमिक कंसर्न है, इकोनॉमिक कंसर्न्स होते हैं, लेकिन जो बात उनको समझाई जाती है, मैं भी उनको समझाता हूँ कि जैसा वेरिकोज वेन्स के मेरे पास आते हैं, मैं अगर किसी में ड्यू है कि लेजर होना चाहिए, लेजर के साथ मैं उसके वेन का ट्रीटमेंट करूँ, मैं उनको बताता हूँ, उनको मैं समझाता हूँ कि यार कि कराओगे ठीक है, इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज लेजर्स इक्विपमेंट जो चाहिए, जो इक्विपमेंट के इश्यूज हैं, वो सारी चीजें उसमें उसके है ना, कॉस्ट है, कॉस्ट उसका अटैच्ड है, वो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन उसमें फायदा क्या हो रहा है भाई, आप उसी वक्त उठ के वापस घर जा रहे हैं, नेक्स्ट डे आप अपनी जॉब पे हैं, आप कमा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। यही
एज कम्पेयर पेशेंट को असल में बात वही है, ये चीज पेशेंट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर वो एक्सपेंसिव भी है, दिस इज नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज डॉक्टर इज ड्रेनिंग एवरीथिंग, एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है, सारी चीजें और पूरी एक मशीनरी इन्वॉल्व है। वो भी है। दूसरी बात ये है कि आप फौरन अपनी लाइफ में वापस आ गए। हाँ जी, अब आपको छुट्टियों की जरूरत नहीं है, आप अपना बिजनेस करते हैं। बिल्कुल ऐसी आपकी जॉब ऐसी है जो आपको सिक लीव नहीं देती, पेड सिक लीव नहीं देती फॉर एग्जांपल भाई, तो आप क्या करेंगे? अब जिस तरह बैक इन 2012 जिस टाइम पे मैं एज ए जनरल सर्जन काम कर रहा था, उस टाइम पे हम यही होता था, ओपन सर्जरी कर देते थे वेरिकोज के लिए, ठीक है। अगले 2 महीने ना मरीज या जख्म को रो रहा होता था, ठीक है, या दर्द को रो रहा होता था, या जी मेरे से काम नहीं किया जाता। उसमें तो रिकरेंस रेट बताए ना फिर रिकरेंस आप अगर ऑलमोस्ट 90% रिकरेंस रेट की बात करें तो 6 महीने बाद 15 to 30 जो डॉक्यूमेंटेड है इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स। और मजे की बात यह है, अलमिया ये कि हमारे यहाँ पे कौन कर रहे होते हैं वेरिकोज वेन्स की सर्जरी? पीजीआर जी, जो आपके ट्रेनिंग्स होते हैं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ इन द बेस्ट ऑफ हैंड, इसीलिए रिकरेंस रेट ओपन का हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स विद द प्रॉपर मेथड 15 to 30% रिकरेंस है इन 6 months। इट्स अ बिग, इट इज ह्यूज नंबर, इट इज अ ह्यूज नंबर। अब आगे मैं लेजर्स की बात करता हूँ, लेजर्स में लेस देन 1% रिकरेंस है आफ्टर 5 years। कितनी बात है, दिस इज द लेटेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। फिर उसमें हो क्या रहा है भाई, बाद में आपका कोई वोंड नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं लगनी, कोई मैदे के मसाइल के जी वो एंटीबायोटिक खा खा के पेट सड़ गया, कुछ भी नहीं है। आपको हार्डली सिर्फ 3 वीक्स के लिए थोड़ी सी जहमत करने के लिए स्टॉकिंग पहनना है 3 वीक्स के लिए, उसके बाद जाएं यार, जिंदगी गुजारें अपनी लाइफ। वही असल में कैलकुलेशन, ये पेशेंट ये कैलकुलेशन अपने उसमें नहीं लाता ना। पेशेंट सिंपल किस चीज पे वो कर रहा होता है, वो डॉक्टर साहब को गया, डॉक्टर साहब बड़े महंगे हैं तो भाई आप उसके बाद के वो चीजें नहीं फोर्सी कर रहे ना जो वो डॉक्टर कर रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मेरा पेशेंट, इवन मैं अपने गांव भी विजिट करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पेशेंट को यहाँ पे लाकर, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मेरे पास बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज अवेलेबल है। सर बिल्कुल ऐसा ही है ना, ठीक है। अब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मशीन अगर आर्थोस्कोपी की आती है, जो की होल सर्जरीज की है, जो स्पोर्ट्स में सबसे बेस्ट इस वक्त दुनिया में यूज हो रही है, तो वो मैं हर सेंटर पे तो नहीं रख सकता। तो देन आई हैव टू गो, यानी आस्क देम कि आप यहाँ पे आ जाएं, तो उनकी फीलिंग ये होती है कि अच्छा डॉक्टर साहब तो मरीज ही लेके जाते। ये वो चीजें जो डे टू डे में फेस कर रहा हूँ ना, क्योंकि जिस सेटअप की और जिस उसमें आप बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वालिटी of care is the best healer for the patient. So definitely true. Definitely. Best surgeon, best facilities and best quality care. ये तीनों चीजें मिल के ही हीलिंग की तरफ लेकर जाती हैं। शिफा बिन जाने वल्लाह जरूर है, लेकिन ये फैक्टर जरूर है, ह्यूमन फैक्टर। ये तो ऐसे ही है ना कि आप एक ब्रेकों के बगैर वाली गाड़ी में बैठ जाएं, उस बात का ये अल्लाह की लिखी है जी सी तो ये it doesn't make sense। उसको मैं थोड़ा सा पोलाइटर वर्ड्स में अगर बात करूं, इसमें कि कॉस्ट वगैरह अपनी जगह पे, बात सिर्फ इतनी सी होती है, ह्यूमन फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रेन्ड स्टाफ कहाँ पे है, जी हाँ, जहाँ पे हमारा जो केयर रूटीन की हो रही है, रूटीन की वो सर्जरीज हो रही हैं, उनको पता है, प्रोटोकॉल्स पता है, चीजें पता है, जो हमारे स्टेरिलिटी है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्टेरिलाइजेशन है, उसका ख्याल रखा जा रहा है। हर चीज की कॉस्ट है। पेशेंट को उसका फायदा कैसे होना है, इंपॉर्टेंट बात है। पेशेंट को इस तरह फायदा होने के भी जी बाद में इन्फेक्शन नहीं होनी। अब लिमिटेड टाइम आपको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी या नहीं खानी पड़ेगी। उसको छोटी सी एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूं। लैया से मैं बिलोंग करता हूं, तो वहां पे मैंने फोर्टनाइटली अपने पेशेंट्स की उसके लिए जाता हूं, सर्विंग के लिए। तो ये चीजें मैंने वहां पे बहुत ज्यादा फेस की हैं, या मैंने नोट की हैं। जो पेशेंट्स आके अपनी ये बयान करते हैं कि वो पहले तो उन्होंने कोशिश की कि चलें जी अब ये फिलान डॉक्टर साहब, क्योंकि पहला जो पेशेंट का फोकस होता है ना, वो यही होता है कि जी जेड़ा सस्ता कर रहे हैं, ठीक है, वो सस्ता उन्होंने करवा लिया। उसके बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ी, या वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ पूरी एक फैमिली ने सफर किया, उसको वो चूंकि अनसीन पोर्शन होता है, हर बंदे के लिए वो नहीं हो रहा होता, तो वो अनसीन पोर्शन को जो है ना, जो उनको नजर नहीं आ रहा होता, उनको वो नजर नहीं चूंकि आता, तो वो हमेशा फोकस यही बात करते हैं, वो डॉक्टर साहब फिलाने ने कराया सी, उन्हें तेने कराया सी। तो ये इन चीजों को केटर करना, ये इन चीजों को आंसर करना भी हमारे लिए कई दफा मुश्किल हो जाता है
कि जो अनसीन कॉस्ट है उस पे भी तो आप वो करें। सर तो ये बिल्कुल, चीज़ें बड़ी वो है। डेफिनेटली अभी हो जाता है, मतलब मैंने अक्सर देखा है कि जी हो लाइक नहीं कहा कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमने फलां जगह से ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद से अब तक जो है ना वो उस टाइम पे तो वो लगता है कि लमसम आप एक कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो आप क्वालिटी की कॉस्ट पे कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी बेसिक ही है। क्वालिटी की कॉस्ट पे करें कि जो स्टेरिलाइजेशन अच्छी हो, इक्विपमेंट अच्छा हो, मैन पावर अच्छी हो, ट्रेंड हो, बंदा ट्रेंड हो खुद, डॉक्टर सर्जन खुद ट्रेंड हो, बिल्कुल। और वो एक्सपीरियंस्ड हो। जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, अब डॉक्टर जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, अगर स्टेरिलाइजेशन अच्छी नहीं है, वो उसके इख्तियार में नहीं है। जी बिल्कुल, जो उसके असिस्टेंट है वो अच्छे नहीं है, वो उसके इख्तियार में नहीं है, बिकॉज भाई जितनी वो कॉस्ट कटिंग कर रहा है ना, कॉस्ट कटिंग कर रहा है ना, यहीं पे कॉस्ट यहीं कटिंग, पे और cost सबसे cutting बड़ी कर रहा है। कॉस्ट कटिंग होगी दवाइयों में भी, दवाइयों पे, बिल्कुल और ऐसे ही है। मटेरियल्स पे। आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट है जी, जॉइंट बिल्कुल आपने ऐसे लगा दिया माड़ा, तो जो किसी का 30 साल चलना था वो उस बंदे का 5 साल ना 5 चले। साल नहीं चलेगा।